हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारे वीडियो सीरीज़ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड का 8वां पार्ट है। पहले 7 पार्ट में हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के 7 चैप्टर्स को देख लिया है। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम चैप्टर 8 को देखेंगे, जो कि है इंडस्ट्रीज़, और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 8 इंडस्ट्रीज़ के अगर टॉपिक्स को देखें तो इसमें हम पहले इंडस्ट्रीज़ के थोड़ा इंट्रोडक्शन को देख लेंगे, फिर डिफरेंट पॉलिसीज़ को देख लेंगे, जैसे झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशनल पॉलिसी, फिर इंडस्ट्रियल प्रमोशनल पॉलिसी भी देख लेंगे, फिर एमएसएमई सेक्टर को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्फूर्ति के बारे जानेंगे, फिर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के बारे जानेंगे, सेरिकल्चर के बारे पढ़ेंगे, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को भी देख लेंगे। सेकेंड लास्ट टॉपिक है CSR एक्टिविटीज़ और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और लास्ट में है माइनिंग। शुरू करते हैं पहले जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं। रिसेंट में 2019-20 का जो डेटा है, इसके हिसाब से नंबर ऑफ फैक्ट्रीज झारखंड में कितने हैं तो 2875। ये डेटा याद रखना है। और जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ 2019-20 था, उसमें मिज़ोरम को फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट हम लोग FDI इनफ्लोज को अगर देखते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। दो करेंसीज में, एक रुपीज़ में देख लेते हैं इन करोर्स, और एक USD मिलियंस में देख लेते हैं। तो डिफरेंट ईयर्स के लिए ये चार्ट दिया हुआ है। जो टोटल हमारा क्यूमुलेटिव है 2019 से लेके 2022 के लिए, वो है 2656 मिलियन मतलब US डॉलर्स में हो गया। और ये जो परसेंटेज है इनफ्लो का, परसेंटेज टू द टोटल इनफ्लो कितना है तो ये 2% है। इस पूरे चार्ट में ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, 2% है टोटल जो इंडिया में इनफ्लो होता है, उसका 2% हम लोग झारखंड में इनफ्लो आ रहा है। अब आते हैं हम लोग झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशनल पॉलिसी पे। अभी इथेनॉल को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। हमारे जो रोडवेज़ एंड रेलवेज़ के जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, जो 10% का टारगेट था, इसको अचीव कर चुके हम लोग। ये अचीव हो चुका है। अभी नेक्स्ट 2025 के लिए जो टारगेट रखा गया है वो है 20% का। तो E20 जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, ये 2025 में टारगेट रखा गया है। अब जो झारखंड का इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशनल पॉलिसी है 2022 का, इसका नोटिफिकेशन ये आया कब था तो 10 नवंबर 2022 में आया था। अब इसके बारे जान लेते हैं कि इथेनॉल होता क्या है। तो इथेनॉल एक रिन्यूएबल बायोफ्यूल है, जो कि हम लोग शुगर केन और वेस्ट जो ग्रेन होता है, एग्रो वेस्ट, और जो ग्रेन से इससे हम लोग निकालते हैं इथेनॉल। अगर जो केमिस्ट्री पढ़े हैं इसमें जानेंगे, इथ प्लस ऑल है, इथाइल, इथ और ऑल है, तो ये अल्कोहल का पार्ट है। तो ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है, इसको निकालते हैं वही शुगर केन से, ग्रेन से और एग्रो वेस्ट से निकालते हैं। अब अगर नंबर ऑफ़ डिस्टिलरीज देखते हैं तो कितना है, इंडिया में नंबर ऑफ़ डिस्टिलरीज 330 है, और इसका जो कैपेसिटी है ये 4.8 बिलियन लीटर्स को पर ईयर बना सकता है। अब क्योंकि जब जितने सारे ये पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं इथेनॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही इथेनॉल जो प्रमोशनल पॉलिसी है इसको सपोर्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ़ डिस्टिलरीज है ऑब्वियस है ये इंक्रीज़ करेंगे। ये डेटा चेंज होते रहेगा, ये डेटा भी चेंज होगा और ये डेटा भी चेंज होता रहेगा। तो ये करंट ईयर के लिए 330 डिस्टिलरीज था, नेक्स्ट में ये चेंज हो जाएगा। हमको ये इथेनॉल E20 जो 20% का जो टारगेट दिया है 2025 तक का है, इसको याद रखना है। और जो हम लोगों का झारखंड में ये जो पॉलिसी आया, ये कब आया था तो 10 नवंबर 2022 को आया था, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग इसी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव्स है इसको देखें तो क्या करना है, तो प्रमोट इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग, इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है फ्रॉम वेरियस फीड स्टॉक्स अलाउड अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल्स। जो नेशनल पॉलिसी उसके तहत ही सारा काम होगा। फिर अब इससे क्या है, फ़ायदा क्या होगा, तो इंक्रीज फार्मर्स इनकम, फार्मर्स का इनकम इंक्रीज़ होगा, फिर लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स है। अब देख लेते हैं जो इंसेंटिव्स मिलता है, जो सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स मिलेगा, कितना कितना इंसेंटिव्स मिलेगा।
जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है वो अप टू 10 करोड़ से फॉर MSMEs, और जो वो है 30 करोड़ फॉर नॉन MSMEs है। जो स्टैम्प ड्यूटी पे 100% स्टैम्प ड्यूटी माफ़ हो जाएगा। फिर लैंड कॉस्ट में 50% रिबेट फॉर यूनिट प्रोडक्शन एंड 100% फॉर इथेनॉल बायोफ्यूल है। फिर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो टाइमली लोन पेमेंट पे रहेगा। और जो अर्ली बर्ड्स, जो पहले इस पॉलिसी के तहत कुछ भी फैक्ट्रीज वगैरह लगाएंगे उसको एडिशनल 5% का और इंसेंटिव्स मिलेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो MSME सेक्टर से। अब MSME सेक्टर में आता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब हमें जानना है कि इसका हमें डेफिनेशन आना चाहिए कि माइक्रो जो एंटरप्राइजेस है उसको किसको बोलते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं और मीडियम एंटरप्राइजेस किसे बोलते हैं। जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है जिसका इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो हो गया, इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ से कम है तो स्मॉल हो गया, और इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ से कम है तो मीडियम हो गया। वही अगर इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर देखेंगे तो अगर 5 करोड़ से लेस है टर्नओवर तो वो माइक्रो में आ जाएगा, अगर 50 करोड़ से लेस है तो वो स्मॉल में आ जाएगा, और टर्नओवर अगर 250 करोड़ से कम है तो वो मीडियम में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग अगर कुछ डेटाज को देखते हैं, जो MSME में जो टोटल एम्प्लॉयमेंट्स का जो डेटाज को देखते हैं तो दो टाइप का डेटाज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से देख सकते हैं कि 2 सर्वेज हुए 2006 और 7 के बीच में, और एक 2015 और 16 के बीच में। 2 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इसको करती हैं। तो ये 2015-16 वाला डेटा अगर याद रखने के लिए याद रख सकते हैं तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ पे दिया हुआ है और एम्प्लॉयमेंट इन लैक्स दिया हुआ है इधर। इस पूरे में जो इम्पोर्टेंट हो गया है तो MSME ओन बाय वुमेन इन झारखंड, तो इसका परसेंटेज है 2.51%। ये इम्पोर्टेंट है। वही अगर चार्ट के फॉर्मेट में देख लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी MSMEs बाय वुमेन इन झारखंड, तो नंबर ऑफ वुमेन ओन प्रॉपर्टीज इन इंडिया कितना है तो 1,23,90,523, और MSME ओन इन झारखंड कितना है तो 3,10,388। ये कितना परसेंटेज आता है टोटल का तो 2.51% है, जो बहुत अच्छा है। इन कंपैरिजन देखें तो बहुत सारे स्टेट के हिसाब से हम लोग बिहार से बेटर स्टेट में है, उड़ीसा से भी अच्छे स्टेज पे हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ से भी अच्छे स्टेज पे हैं। तो ये रहा हम झारखंड यहाँ पे तो 2.51 है, और MP का 2.99 है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्फूर्ति पे। स्फूर्ति का जो फुल फॉर्म है, स्फूर्ति का स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। क्लस्टर बेस्ड प्रोग्राम मतलब कि किसी एक एरिया में, जैसे झारखंड स्टेट है उसमें किसी डिस्ट्रिक्ट्स में क्लस्टर्स बनाया जाएगा। जैसे हज़ारीबाग में कुछ क्लस्टर्स बना दिया गया, रांची में क्लस्टर बना दिया गया, वैसे ही बोकारो में या फिर साहिबगंज में देखे कहीं पे भी अगर अलग अलग क्लस्टर्स बनाया जाता है। अब किससे रिलेटेड है, सबसे पहले जो क्लस्टर्स बनेगा तो उसके कोई नोडल एजेंसी होना चाहिए ना जो उसको संभालेगा। तो नोडल एजेंसी है स्फूर्ति का वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC। ये याद रखना है कि जो नोडल एजेंसी कौन है तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। अब जो जितने सारे क्लस्टर्स बनेंगे उस क्लस्टर्स में कौन सा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो अभी अगरबत्ती और सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है स्फूर्ति स्कीम के अंडर में, जो इन दोनों का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अगरबत्ती और सिल्क का। नेक्स्ट जो अंडरवेज है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स किस पे है तो फूड प्रोसेसिंग के ऊपर है, फिर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के ऊपर है, टेक्सटाइल, बैम्बू एंड हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर है। इस पे भी अलग अलग नेक्स्ट क्लस्टर्स बनने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम PMEGP। एक्रोनिम याद रखना है, फुल फॉर्म भी याद रखना है। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट फुल फॉर्म बस पूछ दिया जाता है। अब जब एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में कैसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो न्यू माइक्रो एंड जो MSME न्यू एस्टैब्लिशमेंट होगा, उसका नए MSMEs का एस्टैब्लिशमेंट होगा। और नेक्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद से ही आप कुछ कीजिए, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिया जाएगा। अब
कोई अगर इंसान खुद से कुछ करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प आएगा, तो उन्हें लोन मिल जाएगा, अलग अलग सेक्टर्स के लिए लोन मिलेगा। जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए तो 25 लाख तक मिल सकता है, सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख तक मिल सकता है। अब इसके तहत जो ये स्कीम है इसको ऑपरेट कौन करता है, तो तीन लोग करते हैं। तो स्टेट KVIC करता है, उसका जो डायरेक्टरेट्स है, फिर स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड करता है KVIBs, और जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स है DICs, ये तीनों मिलके इसको ऑपरेट करता है। अब आते हैं सेरिकल्चर, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर पे। तो जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उसमें हैंडीक्राफ्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सेंटर्स झारखंड पे कहाँ पे स्थित है, तो वो हज़ारीबाग में है, पलामू में है, धनबाद है, रांची है, खूंटी है, दुमका और देवघर है। इसका मैप में अगर झारखंड का मैपिंग अच्छे से याद होना चाहिए हर एक इंसान को, जो भी झारखंड के एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहा है, तो झारखंड का मैपिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। नाम लेते ही मैप में उसको फ़ोटो दिखना चाहिए कि हज़ारीबाग कहाँ स्थित है, पलामू कहाँ पे है, धनबाद कहाँ है, रांची कहाँ है, खूंटी कहाँ है, दुमका कहाँ है और देवघर कहाँ है। बैकग्राउंड में आप लोग अगर देख सकते हैं तो झारखंड का मैप बनाया हुआ है। तो हज़ारीबाग कहीं यहाँ पे होगा, पलामू इधर है, यहाँ पलामू है, फिर धनबाद ये रह गया, फिर रांची यहाँ पे होगा, यहाँ पे रांची, फिर उसके नीचे खूंटी, दुमका इधर है और देवघर उसके बगल में। तो आप सबको ये मैप तो अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं ये सेरिकल्चर और हैंडीक्राफ्ट वाले में ही कि विद द फंडिंग फ्रॉम NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, रांची इज़ एस्टेब्लिशिंग अ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। NID अहमदाबाद के मदद से रांची मतलब झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रहा है, एक क्राफ्ट एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट को तैयार कर रहा है। और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा किसको, वीवर्स को, जो कपड़ा बुनते हैं उनको, और क्राफ्ट्स पर्सन को जो क्राफ्ट्स में इन्वॉल्व है, जैसे कि ढोकरा आर्ट हो गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि जो बैम्बू से बहुत सारे हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं उसके लिए हो गया। जो सिलाई कढ़ाई बुनाई में आता है उसको, उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा। कहाँ से, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, इसके मदद से। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितना डिज़ाइन बेस्ड हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा वो कौन देगा, तो CDAC देगा। अब कहाँ पे देगा, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक रांची, हज़ारीबाग, देवघर, सरायकेला खरसावा एंड लातेहार, इन सब जगह पे मिलेगा। अब आते हैं सेरिकल्चर पे। सेरिकल्चर के लिए झारखंड पे जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सबको पता होगा कि झारखंड लीड करता है किस पे, तो टसर सिल्क पे। जो तसर होता है इसका स्पेलिंग दो तरह से लिखते हैं, TASAR और TASSAR दोनों हैं, तसर। हम लोग आसाम में जानते हैं, आसाम में मुगा सिल्क मिलता है, मुगा सिल्क। फिर जो मलबरी सिल्क है बहुत फेमस है, मलबरी सिल्क। तो वही जो टसर सिल्क है ये नॉन मलबरी सिल्क है और झारखंड लीड करता है। हम लोग देख सकते हैं 76.4% झारखंड में ही बनता है, एक सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। और ये रिसेंट में ये बढ़ा है, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। ये खास करके भागलपुर एरिया, अगर मैप में देख सकते हैं तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, इस एरिया में गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, नहीं पाकुड़ नहीं, गोड्डा, और यहाँ पे दुमका वाला क्षेत्र, और यहाँ पे इधर में नॉर्थ में भागलपुर है, इसके नॉर्थ में इधर भागलपुर है। तो इस क्षेत्र में हमारा सिल्क का उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा, तसर सिल्क का। अब झारखंड क्या करता है, जो कुकुन्स होता है, जैसे पहले तो जो पेड़ में अलग अलग जो पेड़ होते हैं, जो तसर सिल्क के लिए अलग अलग पेड़ पे उसको चढ़ाया जाता है। उसमें एक आसन, डिफरेंट जो भी पेड़ है, पेड़ का नाम, उसमें पेड़ को चढ़ा, ये लार्वा को चढ़ाएंगे, फिर वो लार्वा बड़ा होकर कुकुन का शेप लेता है, कुकुन ऐसे कुछ बनता है, और इसके अंदर ही फिर अंदर में कुकुन रहता है। अब दो तरह से ये सिल्क इससे निकाल सकते हैं, इस कुकुन से दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जो मलबरी सिल्क निकाला जाता है जनरली, तो उसमें क्या करते हैं कि पहले कुछ गर्म पानी लेंगे, किसी भी एरिया पे इसमें गर्म पानी करेंगे। अब इसमें सारा कुकुन्स को डाल देते हैं, सारा कुकुन्स इसके अंदर डाल देंगे और बॉईल करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो अंदर का लार्वे है वो भी मर जाएगा। तो एक हार्मफुल मेथड है
जिसमें बहुत सारे जीवन का नाश होता है। और जो झारखंड में होता है इसमें लार्वे को मारा नहीं जाता है। इसमें क्या करते हैं कि लार्वा को इसमें बढ़ने देते हैं, फिर इसमें से जो लार्वा आगे जाके एक मॉथ का रूप लेगा, वो मॉथ बनेगा और फिर वो उड़ जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या आएगा कि जब ये मॉथ निकलेगा तो जो कुकुन को फाड़ के निकलता है, ऐसे फाड़ के निकलेगा, तो इसके वजह से क्या होगा कि जो हमें सिल्क मिलेगा तो वो कंटिन्यूस नहीं मिलता है, टूटा हुआ मिलेगा क्योंकि फाड़ के निकला है। और अगर इसमें जो लार्वा को मार के निकालेंगे तो उसमें तो कंटिन्यूस सिल्क मिलता है। तो झारखंड एक नॉन हार्मफुल मेथड से आगे बढ़ता है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसका एक पर्टिकुलर टर्म है जो प्रेजेंट में याद नहीं आ रहा है, जो बोला जाता है ये जो बिना मारे, जो कुकुन को बिना मारे हम लोग निकालते हैं सिल्क। तो अब झारखंड क्या करते हैं कि रील्स निकालता नहीं है, वो डायरेक्ट कुकुन्स को, सिल्क कुकुन्स को बेच देते हैं। कहाँ पे? जनरली वो भागलपुर एरिया में बेचा जाता है। वहाँ से फिर जो सिल्क है उससे फिर सिल्क को निकाला जाता है, ऐसे थ्रेड करके 3-4 कुकुन ऐसे रहेगा। इसको फिर एक यहाँ पे इसको यान में डालेंगे, फिर इसको रोटेट करते हैं, ये रोटेट होके एक सिंगल थ्रेड बन जाएगा। और इसको फिर इस थ्रेड को जब हम लोग लपेटेंगे ऐसे करके, अब इसमें अगर थ्रेड को पूरा लपेट दिए तो इसको एक यान बोलते हैं। तो झारखंड क्या करता है, जो सिल्क कुकुन से इसको बेच देता है डायरेक्ट, और ये सिल्क यान्स को बाय करता है। अभी रिसेंट में झारखंड गवर्नमेंट बहुत सारे मतलब कुछ जगह पे ये जो यान करने के लिए जो मशीन है, ये मशीन को उपलब्ध करा रही है ताकि झारखंड में खुद ये यान भी बनाया जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर बेचेंगे तो पैसा ज़्यादा हम लोग नहीं कमा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं सेरिकल्चर से रिलेटेड। और इसको कौन प्रमोट करता है? तो झारक्राफ्ट। अब झारक्राफ्ट को इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके थ्रू हमें क्या मदद मिलती है? तो ये डिज़ाइन पे हेल्प करता है, ट्रेनिंग में हेल्प करता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फिर हमारा मार्केटिंग में भी हेल्प करता है, और रॉ मटेरियल के सपोर्ट में भी हेल्प करता है। अब जैसे रॉ मटेरियल हो गया सिल्क कुकुन्स, अगर जो आदिवासी लोग हैं सिल्क कुकुन्स उगा लिए, अब कुकुन्स को बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए, तो उसमें भी ये झारक्राफ्ट हेल्प करता है। और फिर अगर प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे साड़ी बन गया, गमछा बन गया, बहुत सारे वेयरेबल्स क्लोथ्स बन गए, उसको फिर मार्केटिंग में भी हेल्प करता है ताकि बेच सकें झारक्राफ्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जो मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्यान विकास बोर्ड। इसका इस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया है? इस बोर्ड का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया है ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके जो लाख में, हनी के क्षेत्र में और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स के क्षेत्र में इन्वॉल्व है, उनके लिए ये जो हेल्प प्रोवाइड करेंगे। अब इस बोर्ड के तहत टोटल 7 क्लस्टर्स को सैंक्शन किया गया है। और कितना पैसा सैंक्शन किया गया है? तो 2 लाख, यहाँ पे 232272 लाख रुपीज़, एक अच्छा अमाउंट दिया गया है। अब इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? तो स्फूर्ति, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्फूर्ति स्कीम के तहत आ रहा है। जो सारा पैसा इस बोर्ड को मिलता है स्फूर्ति से आता है। तो इसमें याद रखना है कि किन किन लोगों को, मतलब किन किन सेक्टर पे ये हेल्प प्रोवाइड करता है। तो लाख में जो इन्वॉल्व है, जो भी कारीगर लाख में इन्वॉल्व है, किसान हनी पे इन्वॉल्व है, फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है और हैंडीक्राफ्ट्स में इन्वॉल्व है, इन सब के लिए। अब अगर हम लोग देखें सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ खादी, तो झारखंड में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ खादी, उसका सेल में सबसे ज़्यादा सेल किसका होता है? तो येलो कलर्स में हम देख सकते हैं कॉटन खादी का, जो 52% है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट 32% के साथ है हमारा सिल्क खादी। नेक्स्ट आता है वुलन खादी 13% के साथ, वुलन खादी। फिर पॉली खादी है 1%, 2% और 1% यहाँ पे पॉली खादी। और विलेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये 2 हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें बस पहला 3 ही याद रह जाए, कॉटन खादी, सिल्क खादी और वुलन खादी। तो ये 3 याद रह जाएगा, काफ़ी है। अब आते हैं CSR एक्टिविटीज़ इन झारखंड। अब CSR क्या होता है? CSR होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब जैसे कोई कंपनी हो गई, टाटा को ही एग्जांपल लेते हैं, ये एक कॉरपोरेशन है जिसको कॉरपोरेट भी बोल सकते हैं। अब ये बहुत सारा मतलब अपना रेवेन्यू जो जनरेट करती है, टाटा को तो सबको पता है कि 67% ये अपना फिलॉन्थ्रोपी में खर्चा करती है। फिलॉन्थ्रोपी स्पेलिंग। अब फिलॉन्थ्रोपी क्या होता है कि जो लोगों के हेल्प के लिए, जैसे कि टाटा का जो कैंसर इंस्टीट्यूट है और फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जनरली लोग जैसे टाटा में जो ये अपना 67% जो पैसा ये डोनेट करती है वो रिसर्च फील्ड में जाता है, मेडिकल फील्ड में जाता है, बहुत और भी अलग अलग तरीके से जाता है ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। जैसे कि कैंसर का इलाज अगर फ्री हो रहा है, किसी का आँख का ऑपरेशन फ्री हो रहा है, वो फिलॉन्थ्रोपी में आता है। तो इस टाइप का अगर किसी का ये फसल ख़राब हो गया, उसको कुछ हेल्प मिल गया, तो वो उसको फिलॉन्थ्रोपी बोलता है। अगर कोई भी ऐसा काम करता है जिससे आम जनता को हेल्प हो, वो फिलॉन्थ्रोपी में आता है। तो अब जो कॉरपोरेट है, ये जितने सारे कॉरपोरेट है, उसका कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, क्योंकि वो जनता से ही पैसा कमा रही है। तो अगर वो पैसा कमा रही है तो उसका कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। अब टाटा तो अपने तहत से 67% अपना वो खर्चा कर रही है, लेकिन हर एक कॉरपोरेट है, इंडस्ट्रीज़, वो तो ऐसा नहीं करती है। तो इसके लिए जो झारखंड सरकार है वो अपना एक अथॉरिटी बनाती है, वही है जो CSR अथॉरिटी बनता है। तो झारखंड CSR अथॉरिटी बनाया जाता है और इसके तहत देखा जाता है कि जितने सारे कॉरपोरेशंस हैं उनको मैंडेटरी प्रोविज़न दिया जाता है कि ये सब फॉलो करना ही होगा आपको। जैसे जो कंपनीज़ एक्ट है, द कंपनीज़ एक्ट 2013 इंट्रोड्यूसेस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये वाला जो CSR का कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है, तो हमारा कंपनीज़ एक्ट से इंट्रोड्यूस होता है एज अ मैंडेटरी प्रोविज़न टू बी फॉलोड बाय द कॉरपोरेट्स इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड द सोसाइटीज़। अब इसमें कुछ कुछ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया रहेगा, जो भी प्रोविज़न दिया रहेगा, उन सबको जो जितने सारे कॉरपोरेट है उनको फॉलो करना होगा। अब अलग अलग जैसे कंपनीज़ का नाम लेते हैं, जैसे अभी जियो हो गया, फिर जिंदल हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप्स हो गया। वैसे ही ये तो बड़े बड़े जितने हैं, फिर महिंद्रा ग्रुप हो गया, ऐसे बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े जो कॉरपोरेट है उनका कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको चेक करने के लिए आता है CSR। अब जो झारखंड में CSR बना, तो इन 2015 द स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट CSR पॉलिसी। तो 2015 में पहला इसका पॉलिसी निकाला गया था। अब CSR के बारे में देख लेते हैं। जो झारखंड JSCRA झारखंड CSR अथॉरिटी है, इसका चेयरपर्सन कौन होंगे, तो चीफ मिनिस्टर होंगे। तो यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और जो CEO रहेंगे वो कौन रहेंगे, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के चीफ सेक्रेटरी रह सकते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकते हैं या सेक्रेटरी हो सकते हैं। ठीक। अब CSR का जो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, जो कमेटी रिलेटेड है, जो जितने सारी कमिटीज़ हैं CSR से रिलेटेड, उनका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो सबसे डाउन पे है, सबसे नीचे CSR सेक्रेटेरिएट, फिर नेक्स्ट में आता है स्टेप 2 पे डिस्ट्रिक्ट CSR कमेटी आता है, और एट लास्ट आता है जो गवर्निंग बॉडी है वो ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे। तो ये हम लोग सीक्वेंस देख सकते हैं कैसे क्या है। और हर एक सीक्वेंस में जैसे स्टेप 1 में कौन हेड करता है, तो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ करता है, हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़। फिर जो स्टेप 2 में देखते हैं तो चेयर्ड बाय डेप्यूटी कमिश्नर है, DC। और नेक्स्ट में जब आता है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में आते हैं, उसको सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ इसको डायरेक्ट करता है, हेड करता है। और जो गवर्निंग बॉडी है उसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। अब आते हैं हम लोग झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल पॉलिसी 2021-22। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, इसको आप सब कोई डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक छोटे समरी में एज अ फॉर्म ऑफ समरी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका विज़न देखते हैं कि इस पॉलिसी का विज़न क्या है। तो प्रीफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स, ये सबका रहेगा। फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट होना चाहिए, फिर एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा, इनोवेशन होगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस होगा। फिर इंडस्ट्री 4, अभी करंट में चल रहा है इंडस्ट्री 4, इससे पहले चल रहा था इंडस्ट्री 3। पहले था इंडस्ट्री 3 में ऑटोमेशन, अब इंडस्ट्री 4 में AI भी आ जाएगा, AI एंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्री 4 में ये दोनों इन्वॉल्व हो जाता है।
फिर आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये इसका विज़न है। फिर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, ये भी इसका विज़न है। फिर ग्रास रूट लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग। तो जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट हैं उसको याद रख लेना है कि हाँ, ये कोई भी पॉलिसी होगा उसका सारा जो भी फ्रेमवर्क रहेगा उसमें सब अच्छे पॉइंट्स ही रहते हैं, ख़राब पॉइंट्स तो रहने से रहा। अब आते हैं कि मिशन क्या है। तो अब मिशन देखेंगे तो बहुत अच्छा अच्छा ही लोग बोलेगा इसमें। द मिशन ऑफ द पॉलिसी इज टू फैसिलिटेट रैपिड एंड सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़। बोलने के लिए सस्टेन्ड ग्रोथ होता है। मैं खुद माइनिंग सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ भर के माइनिंग होता है, कहीं पे कुछ सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाई नहीं देता है। एंड टू इंक्रीज इट्स शेयर अक्रॉस द GSDP ओवर द नेक्स्ट डेकेड। अच्छा अच्छा पॉइंट्स लिख देना है। अब इसमें क्या है कि हमें यहाँ पे क्या हम लोग दूरदर्शिता क्या करते हैं, एनविसेज क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव प्रोएक्टिव एंड सपोर्टिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ठीक है, पहला पॉइंट। इवॉल्विंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज है। फिर बिल्डिंग सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक वेयर हाउस बनाएंगे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाएंगे एक्सेट्रा। फिर मार्केटिंग डेवलपमेंट होगा, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट होगा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, ग्लोबल मार्केट होगा। फिर टेस्टिंग लैबोरेटरीज होगा, टेस्टिंग लैबोरेटरी सपोर्ट्स होगा, फिर एक्सेट्रा। तब जितना भी बढ़िया बढ़िया पॉइंट उसको लिख देना है। एक तो 3 पॉइंट है यहाँ पे। जो मिशन है इसका बहुत बड़ा मिशन है। अब इसमें कोई ट्रिक्स वगैरह है नहीं, 2-3 बार इसको पढ़ के याद ही करना होगा। नेक्स्ट आते हैं जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि इस पॉलिसी का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है कितना, तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 5 लाख बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़। इतना इसका एम रखा है कि हम लोग 1 लाख करोड़ हम लोग इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे बाहर से, और इसके वजह से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा झारखंड में, तो 5 लाख एम्प्लॉयमेंट। ये एक तरह का यूटोपिया बोला आइडियल सिचुएशन होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ गवर्नमेंट को या फिर जो भी ये पॉलिसीज़ लिखा हुआ है। लेकिन जब हम लोग कोई भी एग्ज़ाम लिखेंगे वहाँ पे आंसर राइटिंग अगर करते हैं, मेनली JPSC का, जहाँ पे अगर मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। वहाँ पे हमें गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को एक अच्छे मतलब पॉजिटिव फ्रंट पे ही, पॉजिटिव नोट पे ही वो एंड करना है। हमें हमेशा पॉजिटिव नोट देना है, क्योंकि गवर्नमेंट जब कॉपी चेक होगा, आप गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे, अब उसको अगर क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर मार्क्स जनरेट करना है तो हमेशा पॉजिटिव नोट पे एंड करना है कोई भी चीज़ को। तो ठीक, मेन ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। तो पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देख लिए कितना है और कितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा वो भी देख लिया। अब आता है कि झारखंड को फेवरेबल डेस्टिनेशन बनाना है, किसके लिए, इंडस्ट्री और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर जितना भी यहाँ पे काम होगा सारा ट्रांसपेरेंट होगा, कोई करप्शन नहीं होगा। यहाँ पे एक लाफिंग इमोजी बना देना चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती बनाएंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाएंगे। अभी रोडवेज तो अच्छा बन गया है, ठीक है, लेकिन रेलवेज़ पे काम होना बहुत बाकी है। पता नहीं कब रेलवेज़ पे काम होगा झारखंड में। अभी भी जैसे अगर देखते हैं तो झारखंड में मेनली रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, JSR, वही टाटानगर, 1-2, ये जो मेन यही 4 गो हब है। और यहीं से हमें सब जगह के लिए मेनली ट्रेन्स मिल जाते हैं। सारा सुविधा इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स पे अवेलेबल है। थोड़ा बहुत अभी देवघर में भी अवेलेबल है। अब अगर हम लोग देखें कि जैसे हज़ारीबाग का एग्जांपल लेते हैं, हज़ारीबाग में स्टेशन तो बन गया है लेकिन एक ट्रेन दी है सिर्फ। वैसे हम लोग पश्चिमी सिंहभूम को देख लेते हैं, गुमला, सिमडेगा, ये मेजरली जो मेन जो इकोनॉमिक कैपिटल्स हैं यहाँ पे, जैसे रांची, बोकारो, धनबाद, JSR से, तो इन्हीं जगह से कनेक्टेड है। बाकी जगह से उतना ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने उतना अच्छा रहे। जितना रोडवेज़ और रेलवेज़ अच्छा से बने तो आम नागरिक को बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। नेक्स्ट हम लोग अब पॉइंट पे जाते हैं जो एक्सपोर्ट फोकस होना चाहिए, कि जो हमारा इंडस्ट्रीज़ होगा यहाँ पे, तो हम लोग सारा एक्सपोर्ट करेंगे। हम लोग फोकस डालेंगे किस पे, कि विदेश में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है लिंकेजेस पे आता है, लिंकेजेस।
फिर नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, टेक्नोलॉजी एंड स्किल अपग्रेडेशन होगा, टेक्नोलॉजी भी बढ़ाएंगे और स्किल भी अपग्रेड करेंगे, फिर प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन करेंगे, फिर इनोवेशन एंड प्रमोशन करेंगे। ठीक है, सारे गुड पॉइंट्स हैं। अब आते हैं कि जो की सेक्टर्स हैं इस पॉलिसी के तहत, दो की सेक्टर्स हैं, एक हाई प्रायोरिटी सेक्टर है और एक प्रायोरिटी सेक्टर है। अब ये दोनों याद रख लेना है कि कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स है वो हाई प्रायोरिटी में आते हैं। तो हाई प्रायोरिटी में आता है टेक्सटाइल एंड अपैरल, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फिर फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ESDM। तो ये टोटल 5 है, ये जो 5 हो गए, सॉरी 5 नहीं, हाँ 5 है ये। तो ये हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स में आता है। अब प्रायोरिटी सेक्टर्स में क्या क्या आता है, इसको वैसे जो हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स है इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि झारखंड में हमारा सिल्क हो रहा है, तसर सिल्क में हम बहुत आगे हैं। तो अब ऑब्वियस है जो इंडस्ट्रीज़ लगेगा तो सिल्क से रिलेटेड लगेगा, मतलब टेक्सटाइल रिलेटेड होगा, वो भी सिल्क से रिलेटेड। तो इसीलिए सिल्क एंड अपैरल के ऊपर हमारा हाई प्रायोरिटी है। नेक्स्ट आता है झारखंड में क्या है, जैसे टाटाज हो गया, टाटा मोटर्स है यहाँ पे, और बहुत सारे एंसिलरीज, जो बहुत सारे एंसिलरी फैक्ट्रीज़ है, जैसे जो नट बोल्ट बनाने वाले, जैसे टाटा मोटर्स है तो टाटा इंजन बना रही है, गाड़ी बना रही है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ है, जैसे नट बोल्ट्स हो गया और पेंट वाला काम, और बहुत सारे जो छोटे मोटे और भी जो चीज़ का ज़रूरत होता है जो टाटा नहीं बनाती है, वो अलग छोटे छोटे कंपनियां बना के टाटा को प्रोवाइड करती है। तो वो सारे भी एक साथ फ्लरिश करते हैं। तो झारखंड में जब हमें स्टील बनता है, लोहा मिलता है यहाँ पे, तो ऑटोमोबाइल के लिए भी झारखंड इस पे हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स को रखना ज़रूरी है। तो वही, तो ऑटोमोबाइल हो गया, फिर ऑटो कंपोनेंट्स, वही ऑटो कंपोनेंट्स में बहुत सारे आ जाते हैं। और नेक्स्ट अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अभी तो पूरा देश ही पूरा दुनिया ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो झारखंड भी ऑब्वियस है उसके ऊपर शिफ्ट करेगा। तो ये 2 पॉइंट हाई प्रायोरिटी वाला तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अब हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है झारखंड में, जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर, अभी भी 60% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। अब इतने लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो जो एग्रो फूड प्रोसेसिंग है उसके ऊपर हमें काम करना है। और नेक्स्ट आता है जो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है। अब हम लोग देखें कि हेमंत सोरेन को देखे थे, वो जो बकरी पालन, सुअर पालन वाला जो प्रमोट कर रहे थे, उसके तहत क्या आएगा, जो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है उसको भी मतलब प्रमोट किया जा सकता है। तो ये भी हाई प्रायोरिटी सेक्टर में आ गया 3। अब नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ से रिलेटेड। तो इसको भी अच्छा बात है कि इसको भी हम लोग हाई प्रायोरिटी सेक्टर में रखे हैं। और लास्ट में है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ESDM। आदित्यपुर में तो एक इलेक्ट्रॉनिक हब बनने का बात किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर वहाँ पे आदित्यपुर में, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। तो इस तरीके से जो हाई प्रायोरिटी सेक्टर है इसको याद रखना आसान है, ये 5 पॉइंट याद हो जाएगा। लेकिन जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आता है। अब आता है जैसे स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेटर सेंटर्स, फिर एजुकेशन को प्रायोरिटी सेक्टर्स में रखा गया, फिर हेल्थ केयर, टूरिज़्म, IT एंड ITES, फिर ब्रूअरीज एंड डिस्टिलरीज। ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब इस पे तो एक अलग से मैं टॉपिक बना सकता हूँ, इस पे मैं अभी पढ़ रहा हूँ और रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो जो ब्रूअरीज़ है, ब्रूअरीज एंड डिस्टिलरीज़ है, ब्रूअरीज़ जैसे हम लोग बोलते हैं महुआ चुआते हैं, जो दारू चुआता है उसी को ब्रूअरीज़ बोलते हैं, दारू बनाने को ही ब्रूअरीज़ बोला जाता है। और डिस्टिलरीज़ फिर उसको डिस्टिलेशन करके रिफाइन करते हैं, पतला करते हैं, वो उसका काम होता है डिस्टिलरीज़ का। अब हम लोग अगर देखते हैं कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसमें जो दारू मिलता है तो वो सारे फ्रूट्स बेस्ड होते हैं, वो फ्रूट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन जो महुआ का दारू बनता है, ये एक लौता दारू बनेगा जो महुआ स्पिरिट बनता है, ये फ्लावर बेस्ड है, तो इसका मार्केटिंग में तो बहुत अच्छा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि फ्लावर बेस्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ यही फ्लावर बेस्ड स्पिरिट मिलता है। और अभी हम लोग देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो महुआ दारू है, महुआ स्पिरिट, इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इस पे काम किया डेस्मोंड जी नाम है एक, डेस्मोंड
ये इनका कंपनी का नाम है डेसमोंड जी, इसको लिखते हैं डीजे महुआ। ये गोवा बेस्ड है, ये गोवा में अपना दारू इसको बेच रहे हैं। वैसे ही एक फ्रांस की कंपनी है, उसका नाम है माह के नाम से बेचती है स्पिरिट, और इसका टैगलाइन है पहली धार आई थिंक सो, पहली धार, ये इसका टैगलाइन है। कंपनी का नाम है माह स्पिरिट। और रिसेंट में भी क्या देख रहे हैं कि एक जैन उनका नाम याद नहीं है, कोई जैन है, वो एक यूके बेस्ड कंपनी के साथ मिलके फिर से महुआ दारू बना रही है। अब हम लोग देख सकते हैं महुआ का डिमांड इतना है, और जो रिसर्च बोलता है कि आने वाले 5 साल में, कमिंग 5 ईयर्स में, जो महुआ दारू का जो मार्केट कैप होगा ये 2500 करोड़ का होगा। तो ये इतना ज़्यादा भी ग्रो करने वाला है। अब इसमें हम लोग और भी जानेंगे कि महुआ दारू को जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने इस पर रोक लगा दिया था और बोला था कि हमारा ही दारू, मतलब वो जो विदेशी दारू है उसको प्रमोट करते हैं, उसको प्रमोट किए। और हमारा जो ओरिजिनल हम लोग बनाते हैं, जो यहाँ पे घर घर पे झारखंड में हमारे जो छोटा नागपुर पूरा इलाका में है, चाहे छत्तीसगढ़ हो जाए, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल का कुछ इलाका हो गया, नॉर्थ ईस्ट में भी तो घर घर पे निकालते हैं। तो जो पहले घर घर पे निकालते थे उसको कैपिटलाइज कर दिए। और क्या होता है कि एक इंडस्ट्री है जो वाइन इंडस्ट्री है, रम इंडस्ट्री है, वो लोग क्या करती है, ब्रूअरीज़ में वो लोग अपना दारू बनाते हैं, फिर वो कंपनीज़ के थ्रू आती है, फिर उसको दुनिया भर में बेचती हैं। और हर एक जो गवर्नमेंट है सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाती है वो दारू से कमाती है। अभी एक मीम भी जो चला था लॉकडाउन के टाइम पे कि विकास कहाँ है, तो एक मीम में वही चला था, विकास कहाँ है, तो विकास दारू में ही है। तो एक गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा जो टैक्स की तरह से अगर कोई पैसा कमाती है तो वो ये ब्रूअरीज़ या फिर दारू से कमाती है। तो जो ब्रूअरीज़ और डिस्टिलरीज़ है इसके तरह इसको भी प्रायोरिटी सेक्टर पे रखा गया है। इस पर तो बहुत सारी चीज़ और मैं बता सकता हूँ, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको भी प्रायोरिटी सेक्टर पर रखा गया है, ये भी अच्छी बात है। फिर लाइट एंड मीडियम इंजीनियरिंग, ये भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जियाडा पे। तो ये जानते हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसका डेवलपमेंट के लिए कौन सा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, तो जियाडा। अब कौन कौन सा मेन एरियाज़ है, तो जमशेदपुर में हम लोग जान गए, आदित्यपुर, भले सरायकेला खरसावा में आता है लेकिन जमशेद JSR से सटा हुआ है। तो AIADA इसको बोलते हैं, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। वैसे ही आ जाता है बोकारो का बियाडा, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर रांची का रियाडा, फिर दुमका का डियाडा। तो ये तो सारे हो गए। और हेड ऑफिस कहाँ पे है जियाडा का, तो रांची में है। ओरिजिनल ऑफिस का नाम ये सबको याद रहना चाहिए। अब आते हैं एक एग्जांपल पे, यहाँ पे जो गोपालगंज है निरसा जोन में, धनबाद में आता है निरसा, वहाँ पे एक गांव का नाम है गोपालगंज। वहाँ पे अराउंड 34 एकर्स दिया गया था जियाडा को। किस लिए, तो वहाँ पे लेदर पार्क बनाना था, लेदर पार्क एंड फुटवेयर पार्क। लेकिन क्या हो गया कि ये अब कैंसिल हो गया है, अब उस एरिया को जनरल कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ को दे दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट अगर अदर पॉलिसीज़ के ऊपर देखते हैं तो झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी है 2016। इसके तहत क्या बनेगा, एक फूड पार्क बनेगा चांडिल में। और पता नहीं ये इकोनॉमिक सर्वे वाले क्या देखते हैं, चांडिल वेस्ट सिंहभूम में है नहीं, मैंने लिख दिया है, ये सरायकेला खरसावा में है, सरायकेला खरसावा। तो जो फूड पार्क बनेगा याद रखना कहाँ बनेगा, चांडिल सरायकेला खरसावा में। फिर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, तो झारखंड का रैंक कितना है, 10th है झारखंड का रैंक। और इस इंडेक्स को कौन निकालती है, तो नीति आयोग। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ये भूलना नहीं है, मैं ओवरलुक कर रहा था अभी। तो नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इसको याद रखना, दो जन मिलकर इसको निकालते हैं। अब देखते हैं जो मेक इन झारखंड है पॉलिसी। अब जैसे मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करी है, वैसे झारखंड प्रमोट करती है मेक इन झारखंड।
तो इसके तहत हम लोग 3 गो पॉलिसी को अभी तक लॉन्च कर चुके हैं, जैसे कि झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022, झारखंड इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी 2022 और झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। ये क्या करते हैं, मेक इन झारखंड को प्रमोट कर रहा है, ये तीनों मिलके। अब आते हैं जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है माइनिंग। अब माइनिंग एक छोटा मैंने एक स्लाइड में बस दे दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इतना ही दिया हुआ है। माइनिंग एक वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर एक मतलब एक बुक जैसे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है। हमें पता है झारखंड में ऑलमोस्ट 40% जो कंट्री का मिनरल्स है झारखंड में मिलता है। जो इसमें मेजर मिनरल्स क्या क्या है, तो कोल है, आयरन ओर है, कॉपर ओर है, यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सिल्वर, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, फेल्डस्पार, ऐसे करके बहुत सारे और हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर लीड करता है तो किसमें, कोल में। तो कोल का रिज़र्व कितना है, तो 27.3% है। और करंट जो डेटा देखेंगे तो कोल रिज़र्व्स में झारखंड का रैंक 2 हो गया है। झारखंड का जो रैंक है ये सेकंड पे आ गया है, जो 2022 मतलब 1 अप्रैल 2022 का डेटा होगा। रिसेंट 2022 का डेटा के हिसाब से झारखंड रैंक 2 पे आ गया है, रैंक 1 पे उड़ीसा पहुंच गया है। और अगर प्रोडक्शन के टर्म्स में देखेंगे तो झारखंड में भी अभी भी शायद रैंक 4 में है। वैसे अब देखते हैं, आयरन ओर में 26% यहाँ पे रिजर्व्स है, कॉपर और 18.5% है, फिर यूरेनियम है, माइका है, बॉक्साइट है, ऐसे बहुत सारे जो मिनरल्स है झारखंड में मिलते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।